हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने वाला हूँ कि आपने पढ़ाई कैसे करनी है। क्योंकि अब एग्ज़ाम के जस्ट 3 और 4 मंथ रह गए हैं। मैक्सिमम लोगों ने लगभग सिलेबस पूरा कर लिया होगा। अगर जिसने नहीं किया है तो वो कोशिश कर रहा होगा। लेकिन मेन चीज़ ये आती है कि जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, वहाँ पर क्या कमियां रह गई हैं। तो उसी को लेकर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप अब स्टडी करते हो इस मोमेंट पे, कि जब आपके पास 3 और 4 मंथ बचे हुए हैं, तो आप स्टडी करो तो कैसे करो। ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर 1 लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये साइंस का पहला चैप्टर है, लेकिन ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं है। इसको आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये मेथड, पढ़ने का तरीका है कि कैसे हम पढ़ाई करें। समझ में आ रही बात। तो जब भी आप स्टडी करना शुरू करते हो अब इस मोमेंट पे, तो सबसे पहले क्या करो, जैसे मैंने चैप्टर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको एक पेज पे लिख लिए कि मेरे इस चैप्टर पे इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैंने सारे नोट किए हुए हैं यहाँ पे। राइट। अब सबसे पहला टॉपिक मैंने देखा, जैसे कि मैं इसको एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मैं चैप्टर 1 को एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये तरीका आप अपने किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, या हिंदी, इंग्लिश, कुछ में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखा है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। अब मान लो कि आपको आते हैं, आप पढ़ चुके हो उसको। राइट। अगर आप पढ़ चुके हो, टिक यस, आई हैव डन दिस वन, कि मैं इसको कर चुका हूं, तो मैं दोबारा इसको नहीं पढ़ूंगा, क्यों इसको टाइम वेस्ट करूंगा। फिर मैं आऊंगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे, कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है और केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है। अगर आपको आता है कि आप पहले पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से मालूम है कि एक रिएक्शन इसको बोलते हैं, इक्वेशन इसको बोलते हैं, तो दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना है उस पर, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। टिक यस, ये चैप्टर टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। थर्ड जो टॉपिक आता है इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब अज्यूम करो कि आपको यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कि आपको कंप्लीटली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं आता है, तो अब आप इस वाले टॉपिक पर अपना फोकस करो। पहले ये टॉपिक तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको आता भी है, लेकिन इस वाले टॉपिक पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम है कि आपको बैलेंस करना नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा फोकस इस वाले टॉपिक पे करो, कि 2 टॉपिक आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जब ये खत्म हो जाए तो आगे बढ़ो। देखो, फिर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि 4 टाइप के हमारे पास रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको मालूम है कॉम्बिनेशन क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो टिक करो कि यस, मुझे टॉपिक आता है। अगर नहीं आता है इनमें से कोई टॉपिक, तो उसी को पढ़ो। मान लो आपको लगता है कि मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है, तो आप इसको पढ़ो, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, डिकम्पोजिशन इसका उल्टा हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट में एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। अब आपको लगता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो सिर्फ इस पर फोकस करो, बाकी को छोड़ दो फिलहाल के लिए। फिर आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हो, रिडक्शन किसको बोलते हो, तो वेरी गुड, छोड़ो उसको, आगे बढ़ जाओ। अगला टॉपिक हमारे पास है इसी के अंदर का, कि आइडेंटिफाइंग द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूज। आप कोई रिएक्शन, अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, उसके अंदर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, एक सब्सटेंस रिड्यूज होता है। अब आपको लगता है कि इस वाले टॉपिक पे मुझे प्रॉब्लम है कि मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूज हो रहा है, तो इस वाले को आप पढ़ो, इस पर फोकस करो। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको पहचानना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिएक्शन के अंदर, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको वो आता है तो वेल डन, गुड। अगर नहीं आ रहा है तो इस पर फोकस करो कि मुझे इसको पहचानना सीखना है। फिर लास्ट के 2 टॉपिक बचते हैं, कोरोजन रस्टिंग, मेरे ख्याल से ये तो सबको आता होगा, और हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन रस्टिंग। किसी भी चीज़ को हम कोरोजन रस्टिंग से कैसे बचाते हैं, ये तो सभी जानते हैं, मुझे आता है, जस्ट लीव दैट। फिर क्या बचता है मेरे पास, रैंसिडिटी क्या चीज़ होती है, उसे प्रिवेंशन कैसे करते हैं, और आपको लगता है कि आपको आता है तो छोड़ दो। तो अब देखो, इस पूरे टॉपिक पे आपको क्या क्या पढ़ना था। एक इस पे कंफ्यूज था आपको कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इस पे फोकस करोगे। आपको कंफ्यूजन था कि इस पे डबल डिस्प्लेसमेंट पे, इस पे फोकस करोगे।
आपको कन्फ्यूजन था कि कैसे पहचानते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन सा हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1, 2 और 3 टॉपिक बचते हैं जिस पे आपको फोकस करना है। आपका चैप्टर कंप्लीट, बहुत ईजीली। अब आप बोलोगे हम कैसे कवर करें इनको, कहाँ से सीखें? तो सीखने के बहुत सारे मीडियम हैं। आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स खोलो, उसमें से पढ़ो। पहला तो आपके पास सेल्फ स्टडी होता है सबसे मेन। उसके बाद मैंने भी पढ़ाया हुआ है इन टॉपिक्स को, आप जाओ तो वहाँ देख लो। अगर वहाँ समझ में नहीं आता है तो आपके पास इतने सारे मीडियम है आजकल कि आप जस्ट एक क्लिक करते हो फ़ोन पे, आपको कम से कम 10 मेथड मिल जाती हैं और उसमें से आपको कोई भी एक समझ में आ सकती है। कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहीं से पढ़ो, मुझसे पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, बट आपको ये टॉपिक और ये क्लियर करना था। आप कहीं से भी करो, आपकी मर्जी है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि आपका एक चैप्टर इतना इजीली कंप्लीट हुआ कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन पे आओ, सैम्पल पेपर पर सॉल्व करना शुरू करो। उसके बाद पहले चैप्टर्स को क्लियरिफाई कर लो कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये मेथड है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की, वो भी इस मोमेंट में। शुरुआत में तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप लास्ट मोमेंट में पहुंच चुके होते हैं एग्जाम के, तो उसके बाद फिर ये मेथड अपनाई जाती है पढ़ने के लिए। ये एक जस्ट तरीका है, ये मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता था कि जो मैथमेटिक्स होती है ना, उसमें एक अलजेब्रा वाला पोर्शन है जिसमें a+b और a+b का होल स्क्वायर सारी आइडेंटिटी यूज करते हैं। मुझे बड़ा पसंद आता था वो। तो जब भी मैं मैथ्स की बुक खोलता था तो मैं उसी क्वेश्चन को करता था। मुझे आते थे, मैं फिर भी उनको सॉल्व करता था। मुझे आते थे फिर भी उनको सॉल्व करके मुझे मज़ा आ रहा है उनको करने में। लेकिन इस चक्कर में मेरे पुराने टॉपिक्स छूट गए सारे के सारे। जो और चीज़ बचती है, ज्योमेट्री बचती है, ट्रिग्नोमेट्री बचती है, वो मेरी पूरी की पूरी छूट गई, क्योंकि मुझे मज़ा उस पर आ रहा था और मैं बार बार उसी को कर रहा था। तो इस वजह से ये आपके साथ ना हो, तो आप ऐसे मेथड फॉलो करो। अब ये मेथड आप चाहो तो साइंस में भी यूज कर सकते हो, साइंस में केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो। मैंने आपको केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है। केमिस्ट्री चैप्टर 1 में आप ऐसे कर सकते हो। आप चाहो तो इसको फिजिक्स में अप्लाई करो, लाइट में अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे लाइट में आप देखो भाई लाइट क्या चीज़ होती है, आपको मालूम है भाई लाइट तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर आपने देखा कि उसके बाद रिफ्लेक्शन आता है। क्या आपको रिफ्लेक्शन मालूम है? ऑब्वियसली मालूम होगा कि रिफ्लेक्शन किसको बोलते हो। फिर उसके बाद आता है कि मिरर्स क्या होते हैं। अगर आपको मालूम है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, मुझे मालूम है कि ये कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो उसको मत देखो ना, आपको मालूम है ऑलरेडी। किस पे जाओ? साइन कन्वेंशन पे जाओ कि कब हम पॉजिटिव लेते हैं, कब हम नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद फिर जाओ रे डायग्राम्स पे कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स जो होते हैं, क्या आपको वो सारे आते हैं? अगर आ रहे हैं तो लीव दैट, आगे बढ़ो। फिर किस पे आओ? रिफ्रैक्शन पे आ जाओ। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हो, उस पे आओ। अगर आपको मालूम है कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम है, तो उसको छोड़ के लेंस पे आ जाओ कि लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको लेंस के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो उस पर फोकस करो। अगर आपको रे डायग्राम में फोकस कन्फ्यूजन है कि मुझे रे डायग्राम कन्फ्यूज करता है, कौन सा बनेगा, कौन सा बनाना चाहिए, तो उस पर फोकस करो। तो इस तरीके से आप उस चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ सकते हो। नॉर्मली करते क्या है कि जब आप अपनी बुक खोलते हो तो आप डेफिनेटली बार बार इसको पढ़ते होंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, या व्हाट इज डिकम्पोजिशन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन। बार बार आपको, एक बार आप पढ़ चुके हो उसको, आप फिर से पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ रहे हो। बल्कि उस चक्कर में आपने ये चीज़ छोड़ दी, आपने ये चीज़ छोड़ दी, आपने ये चीज़ छोड़ दी, क्योंकि आपको नहीं आ रहा था ये, तो आपने कहा छोड़ दो इसको, नहीं पढ़ते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं करना ना, क्योंकि सिलेबस, इतना अच्छा सिलेबस आपके पास है, उसमें भी अगर आप चीज़ों को छोड़ दोगे तो फिर आगे जब हाई क्लास में जाओगे तो वहाँ तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो फिर वहाँ तो यही हैबिट पड़ जाएगी कि मुझे ये छोड़ देना है, ये नहीं पढ़ना है, वो छोड़ देना है, वो नहीं पढ़ना है। तो ये है मेन मोटिव, और यही है एक तरीका कि हाउ टू स्टडी और कम टाइम पर अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कैसे इसको अप्लाई करोगे अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, उस तरीके से पढ़ोगे और उसके बाद फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना करो। आराम से अपने आप ही उनको आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो तब तक इसको पढ़ो, समझो, कोशिश करो, अभी बहुत टाइम है, ठीक है।